Hello everyone, welcome to this amazing series, day 74 of our daily PYQ research program, जिसमें हम यूपीएससी के जो वेरियस एग्जाम में पूछे गए PYQs होते हैं उनको रिसर्च करते हैं, उनके ऑप्शन को देखते हैं, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि देखो कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपके इकोनॉमी हो गया, राइट, कुछ एनवायरनमेंट के, राइट, और कुछ साइंस एंड टेक वगैरह हो गए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं भाई साहब, इसके PYQ अच्छे से कर लो तो आपका, ठीक है, आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएगी। तो इसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए पिछले कल हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी 2021 का, अभी हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले जो इकोनॉमी के PYQs है ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, ये आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने पूछी हुई थी कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। दूसरा, कि दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगला, कि दे वर ब्रॉट अंडर परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। राइट। अब देखो, बात ऐसी है कि ये 2021 में इसलिए पूछा गया क्योंकि 2020 में जो गवर्नमेंट है इन्होंने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसको अमेंड किया, और इसके तहत आरबीआई की जो पावर्स है वो इंक्रीज कर दी गई थी, रेगुलेटरी पावर्स। द फैक्ट इज कि दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। राइट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज डुअल रेगुलेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो जो बैंकिंग फंक्शंस है उनको आरबीआई रेगुलेट करता है, और जो स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं उनको, ठीक है, उनको स्टेट का जो रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, जो रजिस्ट्रार जनरल होता है किसी भी स्टेट का, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रजिस्टर करने वाला, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वो उस चीज़ को देखता है। तो यहाँ से आपके ये चीज़ें एलिमिनेट होकर के, ये आपको जानना ही नहीं था कि 1966 में कोई ऐसा अमेंडमेंट हुआ था क्या। एंड यस, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स, ये बात याद रखना है। दे कैन नाउ इशू इक्विटी शेयर्स, दे वर एनेबल्ड इन 2020 इटसेल्फ, कि अब आप इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, बट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ अब्बा। आरबीआई के पहले इन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब चीज़ों पे ये इशू कर सकते हैं। लेकिन हमने यहीं नहीं रुकना है भाई साहब। ये पूरा क्वेश्चन इन्होंने बस एक इस जगह से ये देखो, एक आरबीआई की वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ के लिए। बैंकिंग फंक्शन पे जो भी क्वेश्चन वो बना रहा है, आरबीआई का कंटेंट आपको उसमें हेल्प करेगा, और ये ओरिजिनल कंटेंट है जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पूरी हिस्ट्री बहुत शॉर्ट में यहाँ पे जानेंगे कि 19, ठीक है, ये जो 1996 है, 1996 तक दे वर अलाउड टू लेंड मनी ओनली टू नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज। ये बात भी साथ में याद रखनी है। देखो, बात ऐसी है कि 1990 1966 तक ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आते ही नहीं थे, मतलब आरबीआई इसे गवर्न कर ही नहीं सकता था। इन्हें सिर्फ और सिर्फ स्टेट रजिस्ट्रार ही गवर्न कर रहा था। लेकिन 1990 1966 में इन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लाया गया, तो आरबीआई के पास इनकी रेगुलेटरी पावर आ गई। अभी भी 1996 तक इन दे वर नॉट, है ना, दे वर अलाउड टू लेंड मनी ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज, मतलब इन्हें एग्रीकल्चरल पर्पजेज में लेंड करने की इजाज़त ही नहीं थी। बट 1996 में इन्हें वो इजाज़त मिली। फ्यूचर में यहाँ से वो क्वेश्चन बन सकता है, नंबर वन। नंबर दो, भारत में जो ये ठीक है जो कोऑपरेटिव मूवमेंट आया, ये इससे पहले जर्मनी और जो ब्रिटेन है यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, राइट। तो ये भी एक चीज़ है कि इवन ब्रिटिश टाइम पे भी कोऑपरेटिव बैंक्स, इवन 1905 1906 के आसपास कोऑपरेटिव बैंक्स बनना बहुत शुरू हो गए थे। और एक मैक्लेगन कमेटी इवन, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इन्होंने बनाई भी थी, ठीक है, ब्रिटिश टाइम पे 1913-14 में एक बैंकिंग क्राइसिस आया था। उसमें भारत के सारे बड़े बड़े बैंक, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गए, बट कोऑपरेटिव बैंक सरवाइव कर गए। इतना ही नहीं, यहाँ से जितने भी अकाउंट्स है वो शिफ्ट हो गए, वो सारे अकाउंट शिफ्ट हो गए कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है जो इवन आपके, ठीक है, ब्रिटिश टाइम पे हुआ था। एंड देन ये सब चीज़ें आपकी चलती रही, ठीक है, इतने सारे एक्ट वगैरह बीच में पास हुए, हर चीज़ को आपने जानना नहीं है। ये ज़रूर, ठीक है, ये एक चीज़ है जो जो हमें जाननी है, दैट इज़ द डुअल कंट्रोल। स्टेट, जितने भी आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्पेशली जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन पे आज भी डुअल कंट्रोल होता है, राइट। नंबर वन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। कौन से फंक्शन, जो बैंकिंग फंक्शंस है, राइट। कब से, 1966 से, यहीं से वो क्वेश्चन बनाया था, समझ रहे हो। 1966 के बाद से आरबीआई बैंकिंग फंक्शंस को कंट्रोल जरूर कर रहा है। लेकिन जो इनके स्ट्रक्चरल फंक्शंस है, राइट, कि भैया कौन, है ना, कौन मैनेजर रहेगा, कैसे मैनेजर रहेगा, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, उन सब, है ना, इसको रजिस्टर डी रजिस्टर करने की ये सारी पावर्स अभी भी स्टेट रजिस्ट्रार के पास है।
ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन वो फिर से बना सकता है आपको, डुअल रेगुलेशन न्यूज़ में रहता है तो है ही। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि देयर इज़ अ टर्म नोन एज़ सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। ये सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, राइट? दूसरा आप मुझे बताएँगे कि भारत में जो ठीक है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है, ये इंडिया में जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इनके लिए कितनी है? और जो आपके राइट रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनके लिए कितने हैं ये टारगेट? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। अब देखो यहाँ से हमें इतना ही नहीं, यहीं पे नहीं रुकना है भाई साहब। एक और चीज़ जो इस साल भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, स्पेशल जजमेंट, कि भाई साहब सिंस दे आर कवर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो आपको इन्हें ठीक है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत भी आपको इन्हें कवरेज देनी पड़ेगी। इट मीन्स इंडिया में यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा कि डीआईसीजीसी के तहत कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड है, कौन कौन से बैंक्स कवर्ड है, राइट? ये बात ध्यान रखना, डीआईसीजीसी के तहत जो भी इंश्योरेंस आपको मिलती है 5 लाख तक की इंश्योरेंस, जो पहले 2 लाख थी और बाद में इसे इंक्रीज कर दिया गया। डीआईसीजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट? डीआईसीजीसी एक्ट के तहत बनी है और एक वोल्ली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की। ये इंश्योरेंस देती है आपके डिपॉजिट्स को, ठीक है? तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, ये इसके तहत कवर्ड है। इवन आपके जितने भी ठीक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये भी इसके तहत आपके ठीक है कवर्ड है। लेकिन जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वो इसके तहत कवर्ड नहीं है। ये बात ध्यान में रखना है। ऑल कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ना, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव बैंक्स, वो सब चीजें। बट हाँ, कोऑपरेटिव बैंक के लिए इसमें एक एक पता नहीं इतने माइन्यूट डिटेलिंग वो पूछेंगे या नहीं, लेकिन हाँ हमारी थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए। एक एक्सेप्शन है कि सिर्फ उन्हीं प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को, सेंट्रल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है जिन स्टेट्स के स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को अमेंड किया हो और आरबीआई को एनेबल किया हो टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ, ठीक है, टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। समझ रहे हो? कौन से? वाइंडिंग अप, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, इस तरीके के जो कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शंस है, जिन जिन स्टेट्स ने आरबीआई को दे के रखा हुआ है, उन उन स्टेट्स में जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स है आपके, वो भी कवर्ड है। बट प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कवर्ड नहीं है। ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसी होती है? ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, काम इनका भी बैंकिंग का ही होता है, लेकिन भाई साहब इसके मेंबर वही मेंबर होते हैं, ठीक है? या फिर ये जिन जिन को लेंडिंग करेगी, सिर्फ उन मेंबर्स को लेंड करेगी जो इसके मेंबर है। समझ रहे हो? कोऑपरेटिव बैंक में ये होता है, लेंडिंग आपको इवन ऑल्दो यू कैन बी और यू मे नॉट बी, यू मे नॉट बी द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक, राइट? लेकिन स्टिल आप उसमें डिपॉजिट रख सकते हैं, आप वहां से लोन ले सकते हैं। लेकिन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्राइमरी जो आपके बेसिकली ये दे आर बेसिकली प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? फॉर एग्जांपल फार्मर की प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, तो उसमें फार्मर ही मेंबर होंगे, वो खुद डिपॉजिट करेंगे और खुद वहां से लैंडिंग करेंगे, म्यूचुअल लैंडिंग की एक्टिविटी। बट भाई ये ध्यान रखना, डीआईसीजीसी इन चीजों को इंश्योर करता ही नहीं है। इन चीजों को इंश्योर करता ही नहीं है। कौन कौन? गवर्नमेंट की जो सेविंग होती है, डिपॉजिट होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट हैं, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट मतलब बैंकों के डिपॉजिट को ये कवर नहीं कर रहा है ना, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इनके डिपॉजिट्स, इनको भी ये कवर नहीं कर रहा है, मतलब इन्होंने जो डिपॉजिट कर रखा है किसी दूसरे बैंक में। एंड एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जो डिपॉजिट भारत से बाहर, ठीक है, इन्होंने रिसीव किया हो किसी भी बैंक ने, वो भी इसमें कवर नहीं है। इन सब चीज़ों पे आपको जो है यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, साइंस एंड टेक में अगर आपके हाथ ढीले हैं, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा मैं एडवर्टीज नहीं करूँगा। पहले ये लाइव सेशन थे, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अगर ज्वाइन करना है तो 2000 के प्राइस पे यू कैन ज्वाइन इट, राइट? यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम का ये आपको आईडी यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन आपको 2022 में भी मिलेगा, प्री में सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट? कि भारत में इन्वेस्टमेंट के पैटर्न इनमें से किन किन चीज़ों से ठीक है, वो जो कैपिटल फ्लाइट वाला क्वेश्चन आया था, वो इसी कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट को वो बार बार रिपीट हो रहा था भाई, लैंग्वेज चेंज करता है बस वो, कि बॉन्ड यील्ड को इनमें से क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करेगी। सिंपल सी बात है, मैं आपको सही में बता रहा हूँ। इकोनॉमी एक ऐसा जाल है, अगर आप कहीं से आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आप एंड नहीं कर पाएंगे। एक तरफ आप बोलेंगे कि हाँ इन्फ्लेशन से डेप्रिसिएशन होगा,
तो डेप्रिसिएशन से तो आपकी, ठीक है, वो एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए, है ना। तो लेकिन हो ये जाता है कि इन्फ्लेशन से आपके एक्सपोर्ट कम भी हो जाते हैं, राइट। तो ये एक ऐसा जाल होता है इकोनॉमी में, जो जहाँ से स्टार्ट करें तो वो एंड नहीं होगा। आप इसे जो है एक तरीके से अगर ऐसे रोल रोल करके देखें तो आप पाएंगे कि एक ही चीज़ के मल्टीपल इम्पैक्ट है। सिमिलरली आप, है ना, आप इसको उल्टा करके समझिए कि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग: एक्शन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। इसमें कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि हाँ, इसके एक्शन इंडिया के गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। यहीं से उन्होंने 2022 का वो क्वेश्चन पेपर बनाया था। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट के फेडरल रिजर्व के दो टाइप के एक्शन होते हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, एक को हम कहते हैं टेपर टेंट्रम। टेपर टेंट्रम माने इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट राइज कर दिया, क्वांटिटेटिव ईजिंग माने इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अगर यूएसए में इंटरेस्ट रेट राइज हुआ तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट, जो यूएस के इन्वेस्टर है वो यूएस से ले जाएंगे और इंडिया से कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी। समझ रहे हो, मतलब भारत की बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हुई। बॉन्ड यील्ड तो हमें पता है, बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है, इसके बीच का डिफरेंस किससे, जो इसकी मार्केट वैल्यू है, इनके बीच से। तो अगर अगर भारत से कैपिटल फ्लाइट होगी, मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी, फेस वैल्यू 100 ही रुपया रह जाएगी, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। मतलब सरकार को अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इन्वेस्टर को, एज, है ना, एज ए यील्ड। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। दूसरा, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डेफिनेटली भाई, हमें मालूम है इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ता है, सिंपल बात, इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ता है बॉन्ड यील्ड भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ के अब इन्वेस्टर बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, वो बैंक में जाएगा, डिपॉजिट करेगा, इजीली वहाँ से इंटरेस्ट कमाएगा। तो डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड यील्ड भी बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट घटता है बॉन्ड यील्ड भी घटती है। सिंपल बात, एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें एक ही है, ऐसे समझ लो। अगला, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। डेफिनेटली, अरे इन्फ्लेशन जितना होगा बॉन्ड यील्ड भी उतनी बढ़ती है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन डिप्लीट करता है मनी को, और इन्फ्लेशन की वजह से अगर कोई इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो वो, है ना, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब, 100 रुपए की आज की उसकी इन्वेस्टमेंट कल वो 80 रुपए की रियल वैल्यू की हो जाएगी। समझ रहे हो, डिप्लीट हो रहा है मनी का वैल्यू, तो वो यहाँ क्यों फंसाएगा मनी? इस वजह से डिमांड कम हो जाएगी बॉन्ड की, और यील्ड बढ़ जाएगी। डी 123 इज आंसर। इवन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये कंफ्यूज करने के लिए डाल के रखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट बॉन्ड यील्ड को इम्पैक्ट करेगा, नो मैटर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और कैसे इंपैक्ट करेगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, है ना, या फिर पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि भैया एफडीआई किसे कहेंगे, आप इसे एफडीआई किसे कहेंगे। देखो ट्रिक समझो, कैसे इन चीज़ों को आपने एलिमिनेट करना है। अगर, है ना, 2021 में वापस जाए, मुझे इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अब जो है, क्योंकि, है ना, थोड़ा एनालिसिस करके अब पता चल रहा है कि वो कहाँ आपको खेल रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट में जैसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ऐसा नहीं बोला हुआ है कि आपको कंडीशन पता हो, सर्टेन कंडीशन बोल रखा है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल राइट आंसर। समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम नहीं है, सर्टेन कंडीशन हो सकता है। देन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, नंबर वन। अगला, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। ये समझो यहाँ पे, भाई अगर कोई एनआरआई के, बेसिकली एनआरआई डिपॉजिट की बात कर रहा है, अगर इसके डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट होती है क्या? नहीं, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना होती है। आपने कहीं बैंक में अगर डिपॉजिट अपना दिया, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ काइंड ऑफ लोन दैट यू हैव गिवन टू बैंक। समझ रहे हो, है ना। तो ये बैंक की एक तरीके से लाइबिलिटी आपने वहां पे इस्टेब्लिश करी, आपने अपने लिए एसेट क्रिएट किया, बट दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट एट ऑल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये डिपॉजिट तो आपके गया गया गया। अब थ्री ओनली हो नहीं सकता है, क्योंकि दो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हाँ ये तो होगा, ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। देन 123 इज द राइट आंसर। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन के बहुत करीब आप आ सकते हो। ऐसे इन्होंने 2019 में पूछ लिया था कि इसमें से बैंक के एसेट कौन से हैं, ठीक है, एसेट्स कौन से हैं, उसमें डिपॉजिट डाल दिया था। समझ रहे हो, डिपॉजिट डाल दिया। डिपॉजिट इज नॉट एसेट, इट इज लाइबिलिटी। डिपॉजिट अगर आपने बैंक में करके रखा हुआ है तो वो बैंक की लाइबिलिटी है, आपको उसे वापस करना है। उसने जो लोन दिए हैं दैट इज एसेट। समझ रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन वो आपको पूछ रहा है। 123 इज आंसर। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, क्योंकि, है ना, अब ये फालतू में देख रखा हुआ है फॉरेन करेंसी यहाँ पे। जो भी आपके बॉन्ड होते हैं नॉर्मली, जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड होंगे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो, क्योंकि वो आपके कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आता है। जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज योर, ठीक है,
इन्वेस्टमेंट वो कंसिडर होंगे, लेकिन मनी मार्केट में वो कंसिडर होते हैं, समझ रहे हो? मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का डिफरेंस भी उन्होंने पूछा था। तो जितने भी बॉन्ड है, बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब सरकार को आपने पैसा दिया है और सरकार उसका यूज किसी ना किसी तरीके से प्रोजेक्ट में करेगी, फिर वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल हो या ना हो, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन लिमिट, भाई ये बिल्कुल सही बात है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती है, राइट? जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन है, राइट, जो फॉर एग्जांपल जैसे आपके, राइट, वो जॉर्ज सोरोज की एक इंस्टीट्यूशन है। तो जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली भाई, और क्या बोलेंगे इसे आप, एफडीआई ही कहेंगे ना, सर्टेन कंडीशंस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर है ना, दैट दैट इज बेसिकली योर एफडीआई। अब वो कंडीशन क्या है हमें जानने नहीं है, रटना नहीं है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अब ये क्या होती है, देर आर सर्टेन, ठीक है, कुछ चीजें होती है जैसे एडीआर, आईडीआर, जीडीआर, जीडीआर। देखो, ये डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती है, ये इशू की जाती है डिपॉजिटरीज के द्वारा, डिपॉजिटरीज के द्वारा। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होगी, मान लो अगर इंडियन कंपनी ने यूएसए से, ठीक है, कोई फंड रेज करना हो, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो जाएगी, वो यूएसए की डिपॉजिटरी के पास अपने शेयर देंगे, और डिपॉजिटरी उस शेयर, ठीक है, डिपॉजिटरी उस शेयर के बेसिस पे डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगी, वो फिर अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होगी, समझ रहे हो? दैट इज योर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जो इंडियन कंपनी या फिर कोई भी ग्लोबल कंपनी है, वो अमेरिकन मार्केट में जाकर के अगर वहां से फंड रेज कर रही है, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। सिमिलरली इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, अगर ग्लोबल कोई कंपनी इंडियन मार्केट में आकर के पैसा रेज करना चाह रही हो, तो वो आईडीआर को यूज करेंगे, समझ रहे हो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। देन जीडीआर इज, जैसे है ना, ये वेरियस ऐसी कई और रिसीट्स होती है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर की डिपॉजिटरी रिसीट होती है, जापान की डिपॉजिटरी रिसीट होती है। दैट इज बेसिकली रिसीट्स इशूड बाय डिपॉजिटरीज। जैसे इंडिया की डिपॉजिटरीज कौन है, सीडीएसएल, है ना, ये हमने परसों देखा, सीडीएसएल वगैरह हो गया, सीसीआईएल वगैरह हो गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड वगैरह। तो इन डिपॉजिटरीज के द्वारा रिसीट इशू की जाती है कि यस, हम तक जो है इस पर्टिकुलर कंपनी ने हम तक अपने शेयर भिजवा दिए हैं, अब भाई, है ना, तुम ये डिपॉजिटरी रिसीट हमसे ले जाओ, और इसके बेसिस पे आप जो है स्टॉक में ट्रेड कर दो, समझ रहे हो? सो इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट रेजिंग विदाउट ट्रांसफरिंग द शेयर। यहाँ पे शेयर ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, विदाउट ट्रांसफरिंग द रियल शेयर टू द इन्वेस्टर। आप बस रिसीट्स को भेज रहे हो, रिसीट दे रहे हो कि हाँ, हमारे शेयर यहाँ पे डिपॉजिटेड है, ये सिक्योर्ड है, हम आपको ये शेयर नहीं दे रहे हैं, बट आपका पैसा हम जरूर ले रहे हैं, है ना, किस प्राइस पे, शेयर के प्राइस पे, राइट? सो दिस इज योर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ से कुछ और भी पढ़ लो। पढ़ना नंबर वन ये है कि ये देखो, यहाँ से पता चल रहा है कि एनआरआई जो डिपॉजिट्स हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ लोन। इंडिया का ये एक्सटर्नल डेट होता है ना, एफडीआई नहीं आता है, ये लोन है इंडिया का। अब दूसरी बात यहाँ से हमने जो जाननी है वो ये कि भारत का जो सोवरेन डेट है, ये भारत के कमर्शियल बोरोइंग, जो जितना भी हमारा एक्सटर्नल डेट है उसमें कमर्शियल बोरोइंग से बहुत कम है। मतलब सरकार कम बोरो कर रही है और कमर्शियल सेक्टर ज़्यादा बोरो कर रहा है ना, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा जो है इंडिया की बोरोइंग में ऐड कर रहा है। नंबर दो बात आपने ये याद रखनी है। तीसरा कि सबसे ज़्यादा जो बोरोइंग हमारी है वो डॉलर के फॉर्म में है, ठीक है, यूएस डॉलर। इसके आगे क्या है वो हमने नहीं जानना है। चौथी बात जो हमने एक्सटर्नल बोरोइंग के बारे में जाननी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज ग्रेटर देन योर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसी वजह से हमारा एक्सटर्नल डेट बहुत सस्टेनेबल है। यहाँ से ये बात होगी। दो तरीके के अकाउंट होते हैं, ये जो एक्सटर्नल डिपॉजिट है ना, एनआरआई डिपॉजिट, ये दो तरीके से इंडिया में डिपॉजिट कर सकते हैं। एक एनआरई अकाउंट होता है, एक एनआरओ अकाउंट होता है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। सीधी बात, जहां भी एनआरई अकाउंट की बात हो रही है, एक्सटर्नल अकाउंट की बात हो रही है, दैट मीन्स कि जो एनआरआई है, उसने जो बाहर पैसा कमाया हुआ है, एक्सटर्नल पैसा कमाया हुआ है, उसे अगर इंडिया में उसने सेव करना है तो वो एनआरई अकाउंट में सेव करेगा। एनआरओ अकाउंट किस चीज़ के लिए है, जो आपका एनआरआई है, उसने जो इंडिया के अंदर इनकम अर्न की है और इंडिया के अंदर ही अगर उसे सेव कर रखना है, तो वह एनआरओ अकाउंट ओपन करेगा, सिंपल बात। यहाँ से वो पैसा रिपेट्रिएट कर सकता है, मतलब विदाउट लिमिट्स, क्योंकि ये भाई उसने बाहर कमाया है तो बाहर ले भी जा सकता है ना। तो यहाँ से वो लिमिट्स के साथ ही रिपेट्रिएट कर सकता है, समझ रहे हो? एंड यहाँ पे इंटरेस्ट जो अर्नड है एनआरई अकाउंट में, क्योंकि बाहर इसने कमाया था, तो जो इंडिया के अंदर इसे इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंडिया, है ना, क्यों टैक्स करेगा? डबल टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, उसने ऑलरेडी इनकम में बाहर अपना टैक्स पे कर दिया है। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। इतने डीप याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, ये रिपेट्रिएशन का याद रखना जरूरी है। अब रिस्क ज़्यादा कहाँ होगा? डेफिनेटली इसमें रिस्क है, क्योंकि विदाउट लिमिट आप ड्रॉ कर सकते हैं, कैपिटल फ्लाइट कभी भी हो जाएगी। यहाँ रिस्क कम है।
सिंपल बातें हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करनी होती है। नेक्स्ट आओ कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आई थिंक 3 क्वेश्चन रह जाते हैं, ये है ना, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, इसे कल आगे डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चंस भी। आई होप ये जो सीरीज़ है ये आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पा रही होगी गाइस। कर पा रही है तो कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, ठीक है? बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड मोटिवेट करते रहिए। एज ऑलवेज लव यू ऑल एंड यस, इफ यू वांट टू जॉइन द कोर्स यू कैन ऑलवेज जॉइन, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।